Good morning, students. Good morning, students. In the last chapter, we have studied about genetics and how the genes are inherited from one generation to next generation. Now we will go further deeper into the study of genetics and will study about the molecular basis of inheritance. It means we are going to study about the molecule which is responsible for inheritance, and those molecules are DNA, basically DNA and RNA, and of course protein is also there, which is actually the product of this inheritance. Or we can say that the proteins are those molecules which are actually responsible for phenotypic characters. So first we'll study about DNA, then RNA, and then we'll study how the genetic information from DNA is transferred into proteins or transferred in form of proteins through various processes, one by one, step by step. First of all, we are going to study about what is the genetic material and how it was discovered that this molecule is the genetic material. DNA is basically the genetic material in most of the organisms except a few RNA viruses like HIV virus or this recent coronavirus. They have RNA, specifically single-stranded RNA, as their genetic material. Most of the organisms have DNA as their genetic material. It means in the last chapter, whatever information we are talking about, like characters, traits or genes or whatever, the molecular basis of all that information is DNA in every living organisms. हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ डीएनए, एंड देन जो एक हमारा चैप्टर था बायोमोलिक्यूल्स, उसमें हमने डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा था और किस तरह से वो स्ट्रक्चर होता है, उसकी क्या क्या सब यूनिट्स होती हैं, ये भी हमने पढ़ा था. ठीक है, उसके बाद में हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि वो जो स्ट्रक्चर है वो वैसा क्यों होता है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है. और डीएनए जब हम कहते हैं कि क्रोमोसोम्स की कॉपी बनती है और फिर सेल डिवीजन होके वो नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट डॉटर सेल में ट्रांसफर होता है. तो क्रोमोसोम की कॉपी बनने का मतलब है डीएनए की कॉपी बनना. सो वी विल सी हाउ दैट डीएनए रेप्लिकेट्स, उसका रेप्लिकेशन होता है. रेप्लिकेशन मतलब कॉपिंग होती है. सो वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, देन हम ये पढ़ेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन डीएनए में स्टोर्ड है वो किस तरह से वो जो फिजिकली विजिबल ट्रेट्स होते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट होती है. वो बेसिकली जिस प्रोसेस से कन्वर्ट होती है, जिन स्टेप्स से कन्वर्ट होती है, वो है कि पहले डीएनए से आरएनए बनता है एंड देन उस आरएनए की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, वो पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक, एंड फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो जीन्स हैं इनका एक्सप्रेशन किस तरह से कंट्रोल होता है. इट मीन्स लाइक इफ a chromosome have say certain number of genes, say 20 genes, so हर टाइम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो सारे जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होता रहता. इट मीन्स उन सारे जीन्स में जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन हर वक्त नहीं बनता रहेगा, क्योंकि हर वक्त सेल को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को सारे प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं है. तो जिन प्रोटीन्स की ज़रूरत है वो उसी वक्त बनते हैं, अदरवाइज तो वेस्ट होते रहेंगे ना. ज़रूरत है नहीं फिर भी बनते रहेंगे. तो जो उसकी मशीनरी है, जो सेल के कंपोनेंट्स हैं, वो सारे वेस्ट होते रहेंगे. तो ऐसा नहीं होता. इट मीन्स जब ज़रूरत होती है और जितनी ज़रूरत होती है कोई भी प्रोटीन होता है. मतलब सिमिलरली जैसे हम अपने किचन में खाना बनाते हैं, तो अगर हमारे घर में 5 लोग हैं और यूजुअली हम 5 लोगों का खाना बनाते हैं, किसी दिन 3 लोग कहीं बाहर चले गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए और घर में सिर्फ 2 ही लोग बचे, तो हम उस दिन भी कोई 5 लोगों का खाना तो नहीं बनाएंगे, हम उस दिन 2 लोगों का खाना बनाएंगे, क्योंकि हम उसको वेस्ट नहीं करना चाहते. तो सिमिलरली सेल में भी ऐसा ही मैकेनिज्म होता है कि जिस टाइम सेल को जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है सिर्फ वही फॉर्म होता है डीएनए की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग. ऐसा नहीं कि हर टाइम सारे जो प्रोटीन्स हैं वो बनते रहेंगे चाहे उनका यूज़ हो या नहीं हो. तो वो किस तरह से कंट्रोल होता है दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सबसे पहले डीएनए के बारे में पढ़ते हैं.
because that is the basis of all these things which are talking about. DNA is a long polymer of deoxyribonucleotide. We have already studied in class 11th. The length of the DNA is usually defined as the number of nucleotides or a pair of nucleotide referred to as a base pair. Of course, हम जब कभी भी बात करेंगे कि DNA कितना लंबा है, हम कहेंगे कि ह्यूमन बींग्स की जो सेल है उसके अंदर DNA कितना लंबा है, तो हम ऐसे लेंथ में नहीं बताएंगे कि इतना सेंटीमीटर या इतना मीटर या इतना इंच, नहीं. हम कैसे बताते हैं? हम बताते हैं कि उसमें कितने बेस पेयर्स हैं. बेस पेयर्स का मतलब क्या है? बेस पेयर का मतलब है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, इफ़ यू कुड रिकॉल, कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन. ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं. थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए पिछले साल का. डीएनए में 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं और उन दोनों के ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में पेयरिंग करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से. ठीक है, ये मैं आपको अभी शेयर कर दूंगी एक डायग्राम अपने हाथ से बना के. नाउ जब ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स का पेयर बन जाता है. ए के सामने टी होता है, जी के सामने सी होता है. ठीक है, नाउ दिस वन पेयर इज कॉल्ड वन बेस पेयर. फिर उसके आगे दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, ऐसे कई 100 होंगे. तो जब हम डीएनए की लेंथ डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि डीएनए इतने बेस पेयर लंबा है, 100 बेस पेयर लंबा है, 1000 बेस पेयर लंबा है, यानी कि उस डीएनए के मॉलिक्यूल में, उस डीएनए के स्ट्रैंड में इतने बेस पेयर्स हैं. ठीक है, अब ये बेस पेयर से हम कैसे पता करेंगे कि उसकी लेंथ कितनी है, वो हम आगे देखेंगे अभी. मतलब अगर हमने बेस पेयर का नंबर काउंट कर लिया तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी लेंथ कितनी है. क्यों? क्योंकि जो 2 बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, कि उनके बीच में इतना डिस्टेंस होगा. तो इफ वी नो द नंबर ऑफ बेस पेयर्स, वी कैन मल्टीप्लाई दैट डिस्टेंस विद द नंबर ऑफ बेस पेयर्स एंड वी कैन फाइंड आउट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड. ठीक है, क्या है वो डिस्टेंस, वो भी हम अभी देखेंगे. ठीक, the length of the DNA is usually defined as the number of nucleotides present in it. This also is the characteristic of an organism. For example, a bacteriophage. Bacteriophage, क्या होता है bacteriophage? Bacteriophage is that virus which lives on bacterial cell. ठीक है, तो for example, a bacteriophage known as a 5174 has 5386 nucleotides. 5386 न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर्स इसके अंदर होते हैं. बैक्टीरियोफाज लैम्डा हैज़ 48,502 बेस पेयर्स. एस्चेरिशिया कोलाई, दैट इज अ बैक्टीरिया, हैज़ 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर्स. एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, यानी कि अगर हम एक गैमेट, स्पर्म या ओवम के सेल का डीएनए देखें तो उसमें कितना होता है? 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर. ठीक है, 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर. अब जरा देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का क्या मतलब है? हमने 11th क्लास में भी डिस्कस किया था. एक सब यूनिट जो होती है, एक मोनोमर जो होता है डीएनए का, वो न्यूक्लियोटाइड होता है. ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के डीएनए बनाया, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. Let us recapitulate the chemical structure of a polynucleotide chain, that is DNA और RNA. Recapitulate इसलिए बोला क्योंकि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं. ठीक है, a nucleotide has 3 components, a nitrogenous base, a pentose sugar and a phosphate group. आपने स्ट्रक्चर भी बनाया था, एक पेंटोज शुगर बनाया था, उसके एक साइड पे आपने एक नाइट्रोजन बेस ऐड किया था और एक साइड पे उसके फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया था. इफ़ यू कैन सी इन दिस फिगर, तब भी आप बना सकते हैं. जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है वो पेंटोज शुगर है, उसके नीचे ATGC जुड़े हुए हैं, ये नाइट्रोजन बेस है, और साइड में फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप. तो ये एक पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, एक शुगर, दिस इज पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर क्यों कहा? 5 कार्बन शुगर है ये. ठीक है, पेंटोज शुगर, उसके नीचे की तरफ आपके जुड़ा हुआ एक नाइट्रोजन बेस और साइड में CH2 और फिर फॉस्फेट ग्रुप. सो दिस वन यूनिट इज वन न्यूक्लियोटाइड. और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं, इसलिए हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं.
देर आर टू टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, ये भी हमने पढ़ा था, प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स। प्यूरिन्स कौन से होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। अगर आप फिगर में देखें तो एडेनिन और ग्वानिन एक जैसे स्ट्रक्चर में बनाए गए हैं और थायमिन और साइटोसिन एक जैसे स्ट्रक्चर में बनाए गए हैं। सो प्यूरिन्स आर एडेनिन एंड ग्वानिन एंड पैरामिडीन्स आर थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। यूरासिल यहाँ पर नहीं बनाया हुआ है, यूरासिल डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ आरएनए में ही प्रेजेंट होता है क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं होता है। सो बेसिकली in DNA there are 4 nitrogen bases: adenine, guanine, thymine, cytosine, and in RNA there are 4 nitrogen bases, that is adenine, guanine, uracil, cytosine. ठीक है, this is one difference between DNA and RNA. Cytosine is common for both DNA and RNA, and thymine is present in DNA. Uracil is present in RNA at the place of thymine, ये मैंने आपको अभी अभी बताया. A nitrogen base is linked to the OH of one carbon of pentose sugar through N-glycosidic linkage to form a nucleoside. सबसे पहले एक पेंटोज शुगर है हमारे पास, उसका 1 नंबर का जो कार्बन है उसके ऊपर जाके नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म N-glycosidic बॉन्ड. N-glycosidic बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेस का जो मॉलिक्यूल बना है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, सच एज एडेनोसिन और डीऑक्सी एडेनोसिन. एडेनोसिन कब होगा? जब राइबोज शुगर होगा. और डीऑक्सी एडेनोसिन कब होगा? जब डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा. राइबोज शुगर किस में होता है? आरएनए में. डीऑक्सी राइबोज किस में होता है? डीएनए में. इसीलिए इनका नाम डीएनए और आरएनए है. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, और क्या होगा? ग्लूकोज, ग्वानोसिन एंड डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडिन और डीऑक्सी साइटिडिन एंड यूरिडिन और डीऑक्सी थायमिडिन या डीऑक्सी यूरिडिन. ठीक है, व्हेन द फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू द OH ऑफ कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 काउंट कर सकते हैं हम. जहाँ पे एडेनिन जुड़ा है अगर उसको हम 1 माने, 1 2 3 4 5, और आप इसको गिनना शुरू करें एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 एडेनिन जहाँ पर जुड़ा है, 2 3 4 5, 5 कौन सा? CH2, और उसके बाद में फॉस्फेट जुड़ा है. तो 5 पोजीशन पे आपका या 5th कार्बन पे जो है आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है. और ये किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़ा होता है. ठीक है, और फिर ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, यानी कि शुगर और नाइट्रोजन बेस अगर जुड़ा है तो वो न्यूक्लियोसाइड है, और शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है तो वो न्यूक्लियोटाइड है. एंड दिस न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. 2 nucleotides are linked together by 3,5 phosphodiester linkage. अब देखिए हमने क्या काउंट किया था? एडेनिन जहाँ पर जुड़ा है वो 1 है, फिर 2 और फिर 3. ठीक है, तो इस वाले फर्स्ट वाले शुगर का 3rd कार्बन से दूसरे वाले शुगर के 5th कार्बन से जुड़ा हुआ फॉस्फेट ऐड हो रहा है. यानी कि एक तरफ 3 है, दूसरी तरफ 5 है और बीच में फॉस्फेट है. तो इसको हम बोलते हैं 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, जिससे डाइन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा. ठीक है, more nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain. A polymer thus formed has at one end a free 5' end of course, और दूसरी तरफ में 5' फॉस्फेट. एक ए जहाँ पे एडेनिन है, अगर आप लेफ्ट साइड वाला शुगर देखें तो उसका फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, और अगर इसी चेन का आप राइट हैंड एंड देखें तो वहाँ पे 3rd कार्बन पे OH ग्रुप फ्री है. ठीक है, तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है उसमें एक साइड में 5 प्राइम एंड होता है जिस पे 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री होता है, और दूसरे एंड पे 3 प्राइम एंड होता है जहाँ पे 3rd कार्बन पे OH ग्रुप फ्री होता है. ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखने की चीज़ है आपके लिए. The backbone of polynucleotides is formed due to sugar and phosphate. आप देख सकते हैं
फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है, ठीक है। ये सीधी एक बैकबोन बन रही है और उसके साइड में आपके नाइट्रोजन बेसेस है ना, मतलब सिंगल जो चेन बन रही है उसमें शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, और वी कैन से दैट पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट की बनी होती है, और उस बैकबोन के अंदर की तरफ या साइड में नाइट्रोजन बेसेस होंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखने की कि नाइट्रोजन बेसेस एक ही साइड में होंगे, ऐसा नहीं कि कोई इधर है और कोई इधर है, ऐसा नहीं होगा, सारे नाइट्रोजन बेसेस एक ही साइड में होंगे, ठीक है। In RNA, every nucleotide residue has an additional OH group present at second position in the ribose. Also in RNA, the uracil is found at the place of thymine. ये हम already बात कर चुके। DNA as an acidic substance present in the nucleus was first identified by Friedrich Mischer in 1869. He named it as nuclein. सबसे पहले DNA को जो डिस्कवर किया था वो जो साइंटिस्ट थे एक, उनका नाम था फ्रेडरिक मिशर, ठीक है। फ्रेडरिक मिशर ने डिफाइन किया था इसको, आइडेंटिफाई किया था। फ्रेडरिक मिशर ने क्या बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और उन्होंने उसका नाम दिया था न्यूक्लियन। However, technical information in isolating such a however, due to technical limitations in isolating such a long polymer intact, the elucidation of a structure of DNA remained elusive for a very long period of time. Of course, 1869 के टाइम पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि ये पता लगा सके कि क्या स्ट्रक्चर है नहीं है, तो वो टेक्निक्स तो बाद में डेवलप हुई हैं, तो बहुत टाइम तक नहीं पता था डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। इट वॉज ओनली इन 1953, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, 100 ईयर्स से थोड़ा सा कम। It was only in 1953 that Watson, James Watson and Francis Crick, based on X-ray diffraction data produced by Wilkins and Franklin, proposed a very simple but famous double helix model of a structure of DNA. One of the hallmark of their proposition was base pairing between the two strands of nucleotide chain. However, the proposition was also based on the observation of Chargaff that for a double-stranded DNA, the ratio between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equals 1. अब ये सारा जो हमने अभी पढ़ा ये क्या है, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, डीएनए को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो मिशर ने किया था, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेक्निक्स नहीं थी इसलिए दे वर नॉट एबल टू एल्यूसिडेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इन द ईयर 1853 there were two scientists, Watson and Crick. They, based on the studies of X-ray diffraction, which was carried out by Wilkins and Franklin, gave this double helical structure of DNA. जो structure हम DNA का बनाते हैं, दो पैरेलल लाइंस बनाते हैं, उनको हेलिक्स की तरह बनाते हैं, they gave that structure and that is the most accepted model of DNA structure, जिसको सब लोग मानते हैं, आज की डेट तक भी हम वही स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक क्या कहना चाहिए फीचर्स हैं, और उन फीचर्स में से एक फीचर ये है कि बेस पेयरिंग होती है, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, इनफैक्ट नाइट्रोजन बेसिस के बीच में बेस पेयरिंग, जैसे एडेनिन के सामने थायमिन पेयर होगा और साइटोसिन के सामने ग्वानिन पेयर होगा, ठीक है। और एक और फाइंडिंग शारगाफ नाम की एक साइंटिस्ट ने दी थी, और उन्होंने ये कहा था कि किसी भी डीएनए के मॉलिक्यूल में एडेनिन जितना होता है उतना ही थायमिन होता है, और साइटोसिन जितना होता है उतना ही ग्वानिन होता है। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, मीन्स एडेनिन टू थायमिन एंड ग्वानिन टू साइटोसिन, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल एंड दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। कैसे होता है हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका और क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है।